बापर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला, वो जब भी हमें मिला ख्वाबों में मिला। ढूंढा बहुत मोहब्बत को हमने जहां में, पर ये लफ्ज हमें सिर्फ किताबों में मिला। सुबह का उजाला फैलते ही सादीन हवेली के रौनकें जाग उठी थी। बड़े से जदीद तर्ज पर बने किचन में उस वक्त तमाम ख्वातीन मौजूद नाश्ते की तैयारियों में मगन थी। जहां खिलाफे मामूल वो भी मौजूद थी। टेबल पर सर रखे खामोश वो बेदम सी बैठी थी। सारा दिन फजूल से नॉवेल्स पढ़ती रहती हो, ना जाने कौन कौन सी मूवीज और ड्रामों में अपना वक्त जाया करती हो। तो फिर ये सब तो होना ही है। अपने काम में मसरूफ हमना काजी ऊंची आवाज में साथ ही उसे सख्त सुस्त सुना रही थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है फरीदे, जब सारा दिन तुम इसी तरह की चीजें देखोगी और पढ़ोगी तो फिर यही सब जहन पर सवार रहता है। उसके बराबर में बैठी रायमा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, तुम आगे एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? कोई जरूरत नहीं है, जो एक पढ़ रही है बस वही काफी है। बच्चियों को पढ़ाई के चक्करों में डालने के बजाय बस उनको रुखसत करने की तैयारी करो। सफीना ताई ने रायमा पुप्पो की बात काट कर नकुवत से कहा। वो लड़कियों की बेजा आज़ादी के हक में नहीं थी पुप्पो, वो सिर्फ ख्वाब नहीं थे। मुझे लगा जैसे मैं हकीकत में उसे महसूस कर रही हूँ। उसकी आवाज महज इतनी थी कि रायमा ही बमुश्किल सुन सके। ध्यान मत दो उस बारे में, अपना जहन दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश करो। उसे टोकते हुए वो संजीदगी से बोली तो वो बेबसी से लब कुचल कर रह गई। कोई समझता ही नहीं था उसे। रजा साहब की फैमिली के वापस आने से लगता था जैसे दुरानी हाउस की रौनकें वापस लौट आई हों। और सच भी यही था। माशा ज्यादातर उन्हीं के घर में पाई जाती थी। ईशा और फरमान हो या महद और दाइम, सबसे ही उसकी खूब जमती थी। अभी भी वो ईशा के साथ नाश्ता बनाने में मगन थी, लेकिन हाथों से ज्यादा जबान चल रही थी। पूरे 10 दिनों का अहवाल था जो वो तफसील से उसे सुना रही थी। नाश्ता बनाने पर ध्यान दो, बातों से हमारा पेट नहीं भरने वाला, महद ने चिढ़कर कहा। वो कब से किचन काउंटर पर चढ़कर बैठा सेब खाकर भूख की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। सोफिया और रजा साहब तो फरमान और दारियान के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद थे। दाइम उनकी बातों से बोर होने लगा तो वो भी उठकर किचन में आ गया। माशा रानी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दारियान भाई नाश्ते में ये सब नहीं खाते। वो आमलेट का आमेजा फ्राई पैन में डाल रही थी जब दाइम ने तासुफ से कहते हुए उनकी मालूमात में इजाफा किया। तो क्या खाते हैं? उसने इतनी बेसाख्तगी से पूछा था कि उन दोनों के कहके छूटे थे। ईशा को भी हंसते देखा तो जीप गई। मैं वैसे ही पूछ रही थी। खजालत मिटाने को उसने सारी तवज्जो आमलेट की जानब मरकूज कर दी। तुमसे अच्छी देवरानी हमारी भाभी को टार्च लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन मसला ये है कि दारियान भाई कमिटेड है, लेकिन मैं शदीद सिंगल हूँ। लगे हाथों उसने अपना प्रपोजल भी दे डाला, लेकिन उसने सिर्फ पहली बात ही सुनी थी। कमिटेड है? उसकी आंखों में कुछ उलझन और नागवारी के रंग साफ देखे जा सकते थे। कुछ देर पहले बाहर भी तो वो यही कह रहा था। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ईशा का अंदाज दिलासा देने वाला था। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी की बातों में मत आओ। ये तो चाहती ही नहीं है कि तुम इस घर में आओ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दारियान भाई पसंद करते हैं किसी को, वो ड्रामाई अंदाज में कहता उसे होलाई जा रहा था। जबकि ईशा हंसते हुए चाय केटल में निकाल रही थी। भाभी, क्या ये सच है? वो रूहानी हो गई। मैं बता रही हूँ ना, वो नहीं पसंद करता किसी को। उनकी मत सुनो तुम। उनसे क्या पूछ रही हो? हमसे पूछो, असल गवाह तो हम हैं। वो उसे यकीन दिला ही देता अगर किचन के दरवाजे से वो भारी आवाज न उभरती। नाश्ता तैयार हो गया भाभी? माशा समेत वो दोनों भी गड़बड़ा उठे थे। अभी लगा रही हूँ बस। उसके जवाब देने पर वो सर हिलाता पलट गया तो महद और दाइम ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की। उन्होंने सुना तो नहीं? माशा ने डरे हुए अंदाज में पूछा। तुम्हारे उन्होंने सुन लिया होता तो इस वक्त नाश्ते में मेरा और महद का कीमा तैयार हो रहा होता। दाइम ने हाथ झुला कर कहा, ये मुझे दे दो। दारियान भाई नहीं खाते तो क्या हुआ, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। उसने भाप उड़ाता आमलेट प्लेट में निकाला तो महद ने उसके हाथ से उचक लिया। पहले बता देते मैं इतनी मेहनत ना करती, उसने खोलते हुए कहा।
वैसे माशा, दारियान भाई तो अपने लिए लड़की पसंद कर चुके हैं। अगर तुम चाहो तो हम महक का रिश्ता भेज सकते हैं तुम्हारे लिए। दाइम ने शरारत भरी संजीदगी से कहा तो वो शदीद गुस्से के घूंट भर कर रह गई। बिला इरादा ही निगाह महक के जानिब उठ गई, जिसकी बातें कानों तक फैली हुई थी। माशा के देखने पर उसने दोनों आईब्रो को उचकाते हुए क्या ख्याल है फिर का इशारा किया तो माशा का बस न चला कि उसकी गर्दन पकड़ कर मरोड़ दे। मर जाऊंगी लेकिन तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। मुझे क्यों लपेट में ले रही हो? यकीन मानो मेरे लिए तुम बहनों जैसी हो। हाँ, लेकिन इस खबीज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों हाथ उठाए वो अपनी साफ नीयत के बारे में उसे आगाह कर रहा था। और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे भाई के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, तुमसे भी नहीं। उंगली उठाकर वो सख्ती से महक को वार्निंग दे रही थी। देखो माशा रानी, दारियान भाई से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं होनी, इसके तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, इनके नाम पर बैठी रह जाओगी, बाद में ये ना हो कि मैं भी हाथ से निकल जाऊँ। तुम तो मेरी जिंदगी से निकल जाओ, जान छोड़ो मेरी। दोनों हाथ उसके सामने जोड़े वो बेजारी से बोली। दाइम बेसाख्ता केका लगाकर हंस पड़ा। लड़की, तुम पछताओगी एक दिन। वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तो वो इन दोनों को नजरअंदाज करते किचन से ही बाहर निकल गई। दुपट्टे से सर ढके चाय की ट्रे उठाए वो उसने करके दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। कुछ फाइलों के साथ मसरूफ जमीर गाजी ने उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया बेटा, कप पकड़ते हुए उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अपनी इकलौती और लाडली बेटी में उनकी जान बसती थी। कुछ कहना था आपसे। फाइल पर सिरसरी निगाह डालते हुए उसने हिचकिचाते हुए बात का आगाज किया। कहो, उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा। आप जानते हैं कि मुझे क्या कहना है। ऑफिस आने की इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ कहना है तो बताओ। बाबा, रेशम ने नाराजगी से उन्हें देखा। मुझे मालूम है उसकी इजाजत आप भी देंगे तो दादा जान राजी नहीं होंगे, लेकिन मुझे कुछ और कहना है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस चीज को समझती हो। अब बताओ क्या कहना है। ड्राइविंग सीखने की इजाजत तो आप दे ही सकते हैं मुझे। ड्राइविंग? ये शौक कब से लग गया तुम्हें? बस मुझे सीखना है। घर में ड्राइवर मौजूद है, यूसुफ भी है और बाकी के मर्द भी है। तुम्हें खुद से कहीं आने जाने की जरूरत ही क्या है? तो आप इजाजत नहीं देंगे? बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि कोई मासूम इंसान तुम्हारी गाड़ी के जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाबा, मैं बहुत ध्यान से ड्राइविंग करूंगी, किसी को हिट नहीं करूंगी। ट्रस्ट मी, इस मामले में तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता तुम पर। आप मेरी जिम्मेदारी पर उसे इजाजत दे दीजिए। जमीर चाचू दरवाजे पर से उभरी उस आवाज पर इन दोनों ने उसकी जानिब देखा, जो 2 पीस में मलबूस कोट बाजू में डाले दीवार से बाजू टिकाए खड़ा था। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है सालार भाई। अगर मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ भी गया तो मेरे बजाय आप थाने जाएंगे। उसने आगे के हालात से बाखबर किया। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा, और अगर जाना पड़ गया तो? उसने आईब्रो उठाकर पूछा। चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं। शाने उचकाकर उसने बेनियाजी से जवाब दिया। फिलहाल तो तुम जामिया जाने की तैयारी करो। एग्जाम्स कब से शुरू है तुम्हारे? जमीर गाजी ने उसे इस्तफसार किया। इस मंथ से है। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। खैरियत बाबा? उसने चौंक कर पूछा। ये जिम्मेदारी तो यूसुफ की थी ना? हाँ, यूसुफ को बाबा जान ने जमीनों पर भेजा है। वो रात तक ही वापस आएगा, तो मुझे लेने कौन आएगा फिर? मैं आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। सालार ने कहा तो वो इनकार कर गई। नहीं, रहने दे सालार भाई, मैं आज ऑफ कर लेती हूँ। वैसे भी इतनी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। उसका इरादा पल में बदला, वरना तो वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। लाइट पिंक कलर की थीम से सजा उसका कमरा एक बारबी डोल का छोटा सा घर ही लगा करता था। वहाँ की हर चीज आला मयार की थी। कालीन और पर्दों से लेकर महंगी और कीमती फर्नीचर तक हर शे उसकी पसंद की थी। स्टाइलिश सी कैप्री शर्ट पहने, दुपट्टा एक शाने पर डाली, वो फोन उठाए उस पर कोई नंबर डायल कर रही थी। सियाह दराज जुल्फों को समेट कर एक कंधे पर किया हुआ था। तीसरी बेल पर कोई फोन रिसीव किया गया।
अस्सलाम वालेकुम। उसकी भारी आवाज स्पीकर में से उभरी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ पर हो तुम? उसके अंदाज में तहकम सा था जो मुकाबिल को बुरा नहीं लगा था। जमीनों पर बड़े साहब के काम से आया था। उसने सादगी से जवाब दिया, ओह मुझे लगा तुम डर गए। मैं क्यों डरूंगा? क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जुल्फों की लट उंगली पर लपेटे वो सिंगल सोफे पर बैठी थी। आप तफसील बता दें तो मेहरबानी होगी। रहने दो यूसुफ, मैं तफसील में जाऊंगी तो फिर तुम नजरें चुराकर और सर झुकाकर बैठ जाओगे। मैं तो इंतजार में थी कि शायद आज तुम इकरार ही कर लोगे, लेकिन तुम तो जमीनों पर फरार हो गए। अंदाज में हल्की सी खफगी की झलक लहराई थी। मैंने राह फरार इख्तियार नहीं की है, और रही बात इकरार की तो आप मेरे इकरार की नहीं बल्कि इस हवेली की तबाही के मुंतजिर ही। तुम्हारे इकरार का हवेली की तबाही से क्या ताल्लुक? शफाफ पेशानी पर उलझन ज़दा से बल पड़े थे। तो आप क्या इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हवेली वाली बखुशी आपकी शादी करके आपको मेरे साथ एक छोटे से गांव में रुखसत कर देंगे? मुझे गांव जाना भी कबूल है। वो फौरन से बोल उठी, लेकिन मुकाबिल ने जवाब देने में कुछ समातों का वक्त लिया था। लेकिन मुझे नहीं कबूल कि आप मेरे गांव में आए। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, भला ऐसे मुंह पर कोई इनकार करता है? रेशम को सख्त बुरा लगा था उसका इतना साफ इनकार। आज तक किसी ने उसे ना नहीं कहा था। ये तो यूसुफ तो जाने किस मिट्टी का बना था। मैं सिर्फ आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अपनी हैसियत और रुतबे को मत भूलें। आपने हमेशा शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी है। एक आम से मुलाजिम के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करें। क्या मैंने तुमसे मशवरा मांगा? उसने दरस्ती से उसकी बात काटी। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। सेकंड के तौकफ के बाद उसकी आवाज उभरी, जिसमें नरमी थी, मिन्नत थी, आजी थी। इसकी जगह तुम कुछ और भी कह सकते थे, मसलन जानते बूझते ना मासूम बनने की कोशिश मत किया करो। कब वापस आओगे तुम? फिर वही तहकुम भरा सांप का अंदाज। बड़बड़ाते हुए कहते, वो काल कट गई थी जो हक मिल्कियत वाला गुरूर लिए हुए नहीं था। वो यूसुफ को मुलाजिम नहीं समझती थी, फिर भी वो चाहती थी कि यूसुफ के सारे हक सिर्फ उसके पास हों। रात तक वापसी होगी और कुछ कहना है आपने या मैं अपना काम कर लूं? कर लो अपना काम, मेरे अलावा तो हर काम और हर चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। बेड पर ढेर सारे कपड़े फैलाए वो वार्डरोब सेट करने में मगन थी। बरीजे, एक कप चाय बना दोगी मेरी बहन? जब फाज ने उसके रूम में झांकते हुए मिन्नत से कहा, मैं मसरूफ हूँ, किसी मुलाजिम से बनवा लो। उसने बगैर किसी लिहाज के कहा, मुलाजमों के हाथ में तुम्हारे जैसा टेस्ट नहीं है, प्लीज बना दो। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। उसे आंखें दिखाते हुए वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई थी। सब डिनर कर चुके थे। किचन समेटकर सफाई करने के बाद मुलाजिम भी अपने क्वार्टर में जा चुके थे। वो अपने ही ध्यान में किचन में दाखिल हुई। तुम? वहाँ पहले से मौजूद खड़े आशिर को देखकर वो चौंक उठी। काफी बना रहा था अपने लिए, तुम पियोगी? आशिर, और वो भी इतनी दोस्ताना अंदाज में उससे मुखातिब था। वो तो कभी उसे जहर की भी पेशकश ना करे, कहाँ काफी बनाने की बात कर रहा था। नो थैंक्स, रुखाई से कहती वो चाय बनाने लगी। वो किन अखियों से उसकी तरफ देख रही थी। जो बना तो काफी रहा था, लेकिन सारा ध्यान उसका बरीजे की तरफ था। उसकी गहरी नजरों से वो पहलू बदल रही थी। आशिर के इस अंदाज की वो कभी आदी नहीं रही थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? काफी बनाने के बाद उसने वही काउंटर से टेक लगाकर पीना शुरू कर दी तो वो झुंझला कर बोली, क्यों, मेरे यहाँ खड़े होने से तुम्हें कोई मसला है? हाँ है मसला मुझे। फिर वो मेरा मसला नहीं है, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। उसकी नजरों से उलझन ज़दा होते हुए उसने चूल्हा बंद कर दिया था। जैसी तैसी बनी चाय कप में निकाल कर वो उसे घोरती किचन से निकलकर फास के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। जो पीछे वहीं खड़ा रहा, मुस्कुरा रहा था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने के बाद पहला कमरा उसी का था। बोल्ट घुमाकर दरवाजा धकेल कर वो अंदर दाखिल हो गई। ये लो तुम्हारी चाय। उसने तकरीबन कप को पटकने के से अंदाज में साइड टेबल पर रखा। क्या हो गया है, क्यों अंगारे चबा रही हो? लैपटॉप पर मसरूफ फाज ने हेडफोन उतारते हुए हैरत से उसे देखा। अपने उस दोस्त को समझा लो, तुम फजूल में मेरे मुंह ना लगा करे। कौन, किसकी बात कर रही हो? आशिर की बात कर रही हो, और किसकी करूंगी? अब क्या कर दिया उसने हैरान की और नासमझी से पूछा। मैं चाय बना रही थी किचन में, तो फजूल में ही बहस करने लगा मेरे साथ। ये कब की बात है?
अभी की ही बात है जब मैं चाय बना रही थी। क्या हो गया है बरीजे? फाज ने कुछ कहना शुरू ही किया था कि जभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तौलिए से बालों को रगड़ता वो बाहर निकला। मैं यही कहने लगा था, ये तो पिछले 20 मिनट से शावर ले रहा है, उससे तुम्हारा सामना किचन में कैसे हो गया? बरीजे की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। शदीद शौक के आलम में वो यकटक आशिर को देखे जा रही थी। उसने खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखा था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वो हूबहू वही था। अगर आशिर यहाँ था तो फिर किचन में वो किससे हम कलाम थी? उसे क्या हो गया है? टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस आशिर ने खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करते हुए फाज से इस्तफसार किया। शिकायत कर रही थी कि अभी किचन में तुम उससे बहस कर रहे थे। मैं किचन में? उसने उंगली को सीने पर रखकर इस्तफसार किया। और नहीं तो क्या, आजकल किन ख्यालों में खोई रहती हो बरीजे? फाज ने तासुब से उसे देखा। जो पत्थर का बुत बनी खड़ी थी। उसने मुझे इतना सर पर सवार कर रखा है कि हर जगह सिर्फ मैं ही उसे दिखाई देता हूँ। तमस्कुराना अंदाज में कहते हुए वो पलट कर बालों में बुर्श लगाने लगा। मैं झूठ नहीं बोल रही फाज, कप कपाते लबों से कहती हुए। एक आंसू उसकी पलकों की बाड़ तोड़कर निकला था। वो वहां से भागती हुई निकली थी। ख्यालों में से निकलकर वो किसी और के रूप में उसके सामने आ रहा था। कौन था वो जो उसके पीछे पड़ चुका था? उसे अपने साए से भी डर लगने लगा था। डर, खौफ की एक लहर उसके सरापे में डोर रही थी। अकल हूबहू आशिर की थी, लेकिन उसकी गहरी आंखें और वो बदला बदला सा लहजा उसका नहीं था। नोट्स बनाती रेशम ने एक नजर उसे देखा जो कंबल में दुबकी हुई थी। बरीजे, हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैंने हकीकत में उसे देखा था। वो मुझसे बात भी कर रहा था। कोई चलते फिरते कैसे कोई ख्वाब देख सकता है भला? कंबल एक तरफ हटाकर वो उठ बैठी। बिखरे बाल और सुर्ख में तोरम आंखों से उससे महू सवाल थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन अल्फाज में उसे तसल्ली देकर उसका खौफ दूर करे। लान में चलें वॉक करने? मूड नहीं मेरा, नफी में सर हिला कर कहती वो टेक लगा कर बैठ गई। काफी रात बीत चुकी थी जब मेन गेट के खुलने की आवाज आई। उसकी समातें तो कब से उस आवाज के मुंतजिर थी। लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो जल्दी से उठी। स्लीपर्स पहने बगैर नंगे पांव भागती हुई बालकनी में पहुंची। ब्लैक लैंड क्रूजर खुले गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। ड्राइविंग सीट से उतरने वाले शख्स ने किसी की नजरों की तपिश को खुद पर महसूस किया तो नजरें उठाकर उसकी बालकनी की जानिब देखा, जो दोनों बाजू रेलिंग पर टिकाए थोड़ा सा झुकी हुई खड़ी उसकी जानिब मुतवज्जा थी। इतनी दूर से भी वो उसके सफेद चेहरे की चमक और आंखों में जलती खेजाकुन रोशनियों को महसूस कर सकता था। उसके सुनहरी रूप से निगाह चुराता नफी में सर हिलाता वो बैठक की जानिब बढ़ गया जहां सादत गाजी मौजूद थे। कौन आया है? गिलास डोर बंद करके वो पर्दे ठीक कर रही थी जब बरीजे की आवाज पर उसके हाथ थमे। यूसुफ, लेजे को सरसरी सा बनाते हुए उसने जवाब दिया। तुम उसे देखने गई थी? उसकी आवाज में ताजुब था। मैं उसे देखने क्यों जाऊंगी? मुझे लगा सालार भाई होंगे। कुछ टॉपिक समझने थे मुझे उनसे। सालार भाई तो कब से हवेली में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। तुम पहले बता देती, मैं तो कब से उनके इंतजार में थी। आवाज की लर्जिश पर काबू पाती वो खुद को मसरूफ जाहिर करने की कोशिश कर रही थी जब भी उसने साइड टेबल पर पड़ा एक कागज उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये क्या है? रेशम ने उससे कागज लेते हुए पूछा। ताई अम्मी के इनकार करने के बावजूद भी पुप्पो ने ये एडमिशन फॉर्म मंगवा दिया यूसुफ से। मुझे आगे नहीं पढ़ना रेशम। उसका अंदाज बेबसी लिए हुए था। ये तो आशिर की यूनिवर्सिटी है ना? एडमिशन फॉर्म देखने के बाद उसने इस्तफसार किया तो उसने असबात में सर हिला दिया। वरीजे ने बीएससी इंजीनियरिंग में ही कर रखा था। आशिर की भी यही फील्ड थी। ये तो अच्छी बात है। आशिर तुम्हारी स्टडीज में हेल्प भी कर देगा और तुम्हें अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। कंपनी, और वो भी आशिर की? उसकी कंपनी में रहने से बेहतर है बंदा बोर ही होता रहे। वो नकवत से बोली। मेरा इरादा नहीं उसकी यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ाई करने का। अटल लेजे में वो कहती वो तकिया टेक करते हुए दराज हो गई। वैसे मेरा मशवरा तो यही है कि तुम आगे एडमिशन ले लो। और तुम कौन सा उसकी क्लास में साथ पढ़ोगी?
وہ تو سینئر ہے تم سے، اور سب سے اچھی بات وہ تو ہفتے 15 دن میں ایک بار ہی یونی جاتا ہے، تم دونوں کا زیادہ آمنا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی حل پیش کیا۔ سوچوں گی، غیر دلچسپی سے کہتی ہوئی وہ نیند میں جا رہی تھی۔ رحمتوں سے بھرے جمعے کے بابرکت دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کی نرم رو پھیلی کرنیں ساتین حویلی کے وسیع لان میں اترنا شروع ہوئی تو اس کی لکڑی کے منکش دروازے چوپٹ کھول دیے گئے تھے، جہاں ضرورت مند لوگ خیرات کے لیے ایک لائن میں کھڑے تھے۔ وہ ہر جمعے کا معمول تھا۔ سعادت قاضی تمام مکینوں کا صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، جو صبح سویرے سے ہی شروع ہو کر جمعے کی اذان ہونے تک جاری رہتا تھا۔ شاور لینے کے بعد خوبصورت سی کڑھائی والی ڈیپ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس، نماز کی انداز میں دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے، وہ بھی نیچے ہی موجود تھی، جہاں ایک بڑا سا کمرہ عبادت کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ان کے کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ سادگی اور خوبصورتی سے سجے اس کمرے میں جمعے کے دن ظہر کے نماز سب خواتین ساتھ ہی ادا کرتی تھی۔ دیوار غیر الماریوں میں قرآن پاک، وظائف اور دوسری اسلامی کتابیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جائے نماز اور نماز کی چادریں بھی سلیقے سے سجی تھی۔ اگر پتی اور لوبان کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ جب تک دادی جان حیات تھی، اپنی زیادہ تر وقت میں وہ اسی کمرے میں عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتی تھی۔ اپنی نگرانی میں روز وہاں کی صفائی کروا کر صبح سویرے ہی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا کرتی تھی۔ دادی جان کی وفات پانے کے بعد صفائی تو اب بھی روزانہ کی جاتی تھی، لیکن اب وہاں تلاوت اور کلام پاک سے دن کا آغاز کرنے کے لیے کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ سب کا اپنا ہی ایک بزی شیڈیول تھا۔ ضمیر قاضی اور وجاہت قاضی آفس کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ بھی جمعے کے دن کی مخصوص صورتیں پڑھنے کے بعد اپنی سیاہ چادر اوڑھے جامعہ جانے کے لیے پورٹیکو میں کھڑی تھی، جب ضمیر قاضی نے کتنے ہی نوٹ والٹ سے نکال کر ریشام کے سر سے وارے تھے۔ وہ ان کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ حویلی کی پہلی بیٹی ہونے کی حیثیت سے سب ہی نے اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم ڈرائیونگ سیکھنا چاہ رہی ہو، وجاہت تایا کے اچانک سے پوچھ لینے پر وہ گڑبڑا اٹھی تھی۔ جی تایا جان، لیکن بابا منع کر رہے ہیں، اس نے ادب سے کہتے ہوئے ساتھ ہی شکایت بھی کر ڈالی۔ کیوں میری بیٹی کو منع کر رہے ہو ضمیر؟ تم اداس مت ہو، سالار سکھا دے گا تمہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ شفقت سے بولی۔ لیکن بھائی جان، ضمیر قاضی نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر روک گئے۔ بابا جان کی فکر مت کرو، ان سے میں بات کر لوں گا۔ تم میری بیٹی کو مت روکا کرو کسی کام سے، اسے اپنے شوق پورے کرنے دو۔ وجاہت قاضی تو اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ آپ نہیں چاہیں گے تو میں نہیں سیکھوں گی تایا جان، نظر جھکائے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ میں کیوں نہیں چاہوں گا بھائی، میں تو چاہتا ہوں تم اپنے ہر شوق پورے کرو، وہ محبت سے کہہ رہے تھے، جبکہ یونی جانے کے لیے اس کے منتظر کھڑے یوسف نے بے اختیار گہرا ساتھ بھرتے ہوئے زیر لب استغفراللہ کہا تھا۔ اس کا اتنا فرمانبردار روپ تو اس کے لیے انوکھا تھا۔ جب وہ یوسف کے ساتھ ہوتی تھی تب کوئی اس کے انداز ملاحظہ کرتا ذرا۔ ضرورت مندوں میں ابھی بھی راشن وغیرہ تقسیم کیا جا رہا تھا، جو سعادت قاضی اور سالار اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ حویلی کی خواتین ظہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں، جس کے بعد انہوں نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا تھا۔ آج یونی کا لاسٹ ڈے تھا، پھر تو ایگزام شروع ہو جانے تھے۔ کچھ دیر میں اپنی سیاہ چادر اوڑھے وہ اس کی گاڑی میں موجود تھی، جو دھیان سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جمعے کی مناسبت سے اس نے کرتا شلوار زیب تن کر رکھا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس کے جسامت پر جچتا بھی بہت خوب تھا۔ کلاسز اٹینڈ کرو گی یا مجھے ڈراپ کر کے واپس آ جاؤ گے؟ خاموش گاڑی میں اس کی خنکتی سی آواز ابھری۔ کلاسز نہیں لے سکتا، حویلی میں کچھ کام ہے، لینے آ جاؤں گا آپ کو۔ انہیں نیچے پتھریلی راستوں سے وہ محتاط سی گاڑی گزار رہا تھا۔ مجھے آج یونی نہیں جانا۔ بیک ویو مرر پر نظر آتے اس کی گلاسز سے ڈھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ مطلب؟ یوسف نے ناسمجھی سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کر دی تھی۔ واپس حویلی لے چلو، اس کے پوچھنے پر وہ انکار کر گئی۔ جھیل پر لے چلو، وہاں کیا کام ہے آپ کو؟ کوئی کام نہیں، پھر میں نہیں لے جا سکتا۔ یوسف، ریشام نے صرف اس کا نام لینے پر اکتفا کیا تھا۔ نہیں لے کر جاؤ گے تو یہیں اتار دو، میں خود چلی جاؤں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ یوسف نے آگے سے کوئی بحث کیے بنا
جھیل کے جانب گاڑی موڑ لی۔ یوسف سے اپنی بات منوانے کے سارے گڑ آتے تھے اسے۔ مسکراتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ لانگ شرٹ اور کیپری پر بڑا سا دوپٹہ بمشکل سنبھالتے وہ اپنے ہی دھن میں سیدھا اترتی نیچے آ رہی تھی۔ جب وہ دوپٹہ پیروں میں اس طرح سے الجھا تھا کہ منہ کے بل ہی گر پڑتی اگر ریلنگ کو نہ تھام لیتی تو سختی سے آنکھیں بھیجے خوف اس کے چہرے پر واضح دکھ رہا تھا، لیکن وہ صرف ریلنگ کا سہارا نہیں تھا جس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اپنے بازو پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ تم؟ کرن کھا کر وہ اس سے دور ہٹی۔ بھوت ہوں کیا میں جو اس طرح سے ڈر رہی ہو؟ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا، جس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی۔ منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا کیا؟ چہرے کے زاویے بگاڑتا طنز پہ طنز کرتا وہ حقیقت میں حاشر ہی تھا جو کل رات کچن میں موجود حاشر سے 100 درجہ مختلف تھا۔ جانے کہ اس نے سکون کا سانس بھرا، وہ کچھ کہے بغیر اس کی سائڈ سے ہو کر سیڑھیاں اتر گئی۔ حاشر نے حیرانگی سے اسے چپ چاپ وہاں سے جاتی دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اس سے تلخ کلامی کیے بغیر چلی گئی تھی۔ وہ جھیل بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بنی تھی۔ اطراف میں بڑے بڑے پتھروں کے علاوہ آنکھوں کو تراہٹ بخشتا سبزہ تھا۔ پرندوں کی میٹھی بولیاں، ٹھنڈی ہوائیں، جھیل کا ٹھنڈا صاف شفاف پانی، رنگ برنگی پھول اور ان پر منڈلاتی تتلیاں۔ وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی۔ گاڑی سے اتر کر نیچے ڈھلان میں ایک راستہ جاتا تھا۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے وہ وہیں سے اتر کر جھیل کے نزدیک چلی آئی۔ اونچے سے پتھر پر بیٹھتے ہوئے وہ مکمل اس ماحول میں کھوئی ہوئی تھی۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے، آستینوں کے کف بند کیے، گاڑی سے ٹیک لگائے وہ وہیں دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ جھیل پر سے اس کا گزر دن میں کئی بار ہوا کرتا تھا، لیکن آج سے پہلے وہ جھیل کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ جو حسن اس کا گلابی لباس اور سیاہ چادر والی لڑکی کے سیاہ آنکھوں میں تھا، جو یہ جھیل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے دل میں اداسیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ یوسف کو اس لڑکی کے محبوب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی کی وہ چاہ کر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ بعد میں ریشام کو اس کی وجہ سے کوئی بھی دکھ یا تکلیف پہنچے۔ فضاؤں میں مکے کی بھوننے کی مہک پھیلنے لگی تو وہ سوچوں کے گرداب سے نکل کر حال میں لوٹا۔ اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو کچھ ہی دور ہی ایک ریڑھی اسے دکھ گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے وہ گہری سانس لے کر خوشبو اپنے اندر اتارتی سوچ رہی تھی کہ یوسف سے کہے کہ مکئی لانے کو۔ جب بھی کسی نے کاغذ کی کون اس کے جانب بڑھائی جس میں تازہ بھنے ہوئے مکئی کے دانوں سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی، کون اس کے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی نظریں یوسف کے چہرے پر ہی تھی، جس نے نگاہیں جھکائے رکھی تھی، جو اب اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ واقعی میں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، ہونٹوں پر مچلتی شوق سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے چند مکئی کے دانے منہ میں ڈالے۔